अब तुम नाचोगे, मतलब उससे क्या होगा, उससे तो घर नहीं चलेगा। तो वो मेरे मम्मी पापा को ताने मारते थे कि कहाँ लड़के को भेज रहे हो, नचनिया बना रहे हो। जो हमारे यूपी में, बिहार में सबसे फेमस डायलॉग है कि आप नचनिया बनोगे, नचनिया बन के क्या हुआ। तो वो मेरे साथ बीती। तो और आज वो पल है कि उनके कमेंट आ रहे हैं कि मेरा भांजा प्रिय भांजा विनर हुआ है, और मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक झूठ की पावर मुझे यहाँ तक वर्ल्ड चैंपियन बना के लेके आई है। मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था डांस के लिए। मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया। तब मैंने वही दिमाग में वो उनकी बात रखी। मैंने कहा एक दिन ऐसा ट्रॉफी जीत के लाऊंगा कि शायद वो पूरे भारत में कोई और नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मैं ही करूंगा, उसके बाद जो करेगा करेगा। आप समझ नहीं आता। जैसे करंट वाला डांस आप समझ गई होंगी, झटका लग गया, आप समझ गई। मेरे अलावा कोई और बंदा होता ना, मैम नहीं कर पाता। 110%। मतलब मेरा पूरा परिवार बिखर गया था मैम। मेरे हाथ में ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इन भाई साहब का है। ये हमारे ऑफिस में भाई आए हैं, इन्होंने ये जो ट्रॉफी जीती है, इस ट्रॉफी पर चर्चा नहीं हुई। मुझे तब पता चला कि ये डांस में मिलने वाला एक तरीके का वर्ल्ड कप है। अभी क्रिकेट में मिल रहा होता तो हम में से आधे लोग पगला गए होते। मतलब किस तरीके की हम पागलपंथी दिखाते हैं जब हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप पाते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम दुनिया भर में नाम कमाते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती। अभी ये जो भाई हमारे खड़े हैं, इन्होंने विदेश में एक तरीके का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड कप टाइप की चीज़ लाई है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। तो मैं इन्हीं से बात करूंगी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इनका थोड़ा सा परिचय जानेंगे। और एक चीज़ आप समझिए कि हमारी सोसाइटी में आज भी डांस को कहीं ना कहीं उसी तरीके से देखा जाता है। डांस हो गया, गाना हो गया, इन सब चीज़ों को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो ये भी, इस पर भी थोड़ी बात होगी। भाई अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम विवेक मौर्य है। विवेक जी, ये बताइए कि जब मैंने आपसे पूछा कि इस ट्रॉफी की वैल्यू क्या है, तो आपने मुझे बताया कि ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप है जी। तो मुझे जरा ये बताइए कि जब आप इस ट्रॉफी को जीतने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ पे कितने कंट्री के और भी लोग थे, और ये जीतना कितना मुश्किल था? मैम, जो रही बात कंट्री की, तो मैं बताऊं, पहले जो मेरे प्रीलिम्स थे ना, प्रीलिम्स, उसमें हमारा 20 कंट्री से हुआ। ठीक है। जब मैं कजाकिस्तान में गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें मैं पहले आया विनर, मैं टॉप 32। ठीक है। प्रीलिम्स हुआ मेरा, उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हुआ टॉप 10 कजाकिस्तान में, उसी 3 दिन के इवेंट में। उसके बाद फिर मेरा जो सेमीफाइनल फाइनल था, वो था हमारा इंडोनेशिया में। फिर मेरा जो हुआ कंपटीशन, वो 50 कंट्रीज के साथ हुआ, जिसमें रसिया, न्यूयॉर्क, आपका कोलंबिया, और उसके बाद कंबोडिया, और आपका जापान ऑल्सो, और कोरिया। ये सारी कंट्रीज जो थी, 50 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसमें से भारत से मैं था इकलौता। तो जो मेरा फाइनल जो हुआ था, मैंने पहले 48 कंट्री को बहुत पीछे छोड़ा। फिर उसका जो मेरा फाइनल हुआ, वो मेरा हुआ रशिया के साथ। फिर रशिया के साथ मैंने फाइनल खेलने के बाद फिर मैं अपने घर ट्रॉफी लेके आया वर्ल्ड चैंपियन का। डांसिंग वर्ल्ड कप का है वैसे तो ये। जी मैम। तो विवेक, ये बताइए, क्योंकि ये सुनने में इतना बड़ा भारी भरकम लग रहा है कि हमने विश्व के तमाम देशों को पीछे छोड़कर ये वर्ल्ड कप अपने नाम लिया, इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई विवेक? एक्चुअली क्या है ना मैम, कि डांसिंग फील्ड को ना अभी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए प्रोफेशनली वे में, अभी लोग पीछे देख रहे हैं। प्रोफेशनली में इन द सेंस कि अभी जो रील का फॉर्मेट आ चुका है, जो रील डांसर फेमस हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट एज जो प्रोफेशनली हैं, वो नहीं दिखते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं, अपने नॉलेज को दिखा रहे हैं। इसी वजह से अभी ये पीछे है। और अभी तो लोग अभी थोड़े बहुत जान रहे हैं कि हाँ, इंडिया का कोई बंदा जीता है फॉरेन कंट्री में जाकर के, इंडिया को रिप्रेजेंट करके। तो अभी धीरे धीरे ये न्यूज़ अभी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। बट अभी उतना नहीं जान रहे जितना मेरे हिसाब से जानना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप, ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ऑफ डांस जो है ना, हर एक उस डांसर, मतलब जितने भी इंडिया में डांसर हैं, या फिर इंडिया में नहीं, पूरे देश में जितने भी डांसर हैं, हर कोई इस स्टेज पे जाके एक बार परफॉर्म करना चाहता है। अच्छा, ये वो चीज़ है। और मैं जाकर के उस स्टेज पे जाकर के मैंने खाली परफॉर्म नहीं किया, मैं उन्हें बताया कि मैं इंडिया से हूँ, और इंडिया का बंदा जब भी आता है और वो कुछ करके ही जाता है, तो मैंने वो करके दिखाया। ये वो चीज़ है। बहुत बढ़िया। तो विवेक, जब आप लौटे, मैंने देखा है कि ऐसी बहुत सारी रील आपने भी देखी होगी कि जब ऐसा कुछ करके कोई लड़का लौट कर आता है, तो एयरपोर्ट पर एक भारी भरकम भीड़ होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, ढेर सारे माला लेकर लोग खड़े होते हैं, और वो ऊंची ऊंची माले से स्वागत होता है। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो बुरा लगा? बहुत बुरा। आपने ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा सरप्राइज होगा, आप ऐसे उतरेंगे और ऐसे लोग?
मेरे को बुरा इस बात से लग रहा था कि एक्चुअली अगर मैं ऐसा होता कि मैं कहीं और बिलोंग करता और कहीं और का होता शायद मुझे उतना नहीं लगता। किसी किसी मेट्रो सिटी से होते, बॉम्बे हाँ या ऐसे हाँ, जगह क्योंकि से। वहाँ बहुत लोग ऐसे ही लोग हैं जो कर रहे हैं और कर भी चुके हैं मे बी शायद। तो लेकिन मैं गोरखपुर से हूँ बेसिकली, और मैं गोरखपुर में कहाँ से हूँ, उस एरिया से हूँ जहाँ पे शायद अभी चीज़ें अच्छी भी नहीं है। वहाँ से निकल के वर्ल्ड चैंपियन बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत टफ भी रहा है मेरे लाइफ में। अप एंड डाउन्स ऐसे थे कि अगर मैं सोचने पे आऊँ तो कई बार मेरी आंखों से मैं आंसू अभी आने निकलते वाली हैं। हूँ वहाँ पे कि विवेक, क्या आपने इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से सीखा है, इस जी पे हजारों रुपए बर्बाद किए जी हैं, मैम। समय बर्बाद किया है, ये जी कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? मैम मैं बताऊँ तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था वो मेरा टाइम था 2014 का, और मैंने एक टीचर से। कैसे दिमाग में आया डांस करेंगे? मतलब हम मैं अपने घर की बात बताती हूँ, हाँ हाँ। या हमारे समाज की ही ये पूरी बात है कि जब कोई बच्चा ये बोलता है कि हम खेलेंगे या हम डांस करेंगे या हमें सिंगिंग में कुछ ऐसा करना है, तो माँ बाप पहले ही कहते हैं बेटा पहले पढ़ लिख ला, वो बहुत जरूरी है। मतलब पढ़ना लिखना, अच्छे नंबर लाना, अच्छी स्कोरिंग पाना बहुत बड़ी चीज होती है। डांस वांस पार्ट टाइम माना जाता है कि मतलब मन नहीं लग रहा है, बहुत पढ़ लिए, थक गए तो डांस कर हाँ, रहे एक हैं। फिटनेस के तौर पे देखा जाता हाँ, है जी। जैसे जिमिंग होती है वैसे हाँ डांसिंग होती है। हाँ तो विवेक ने जब इसको फुल टाइम कुछ फ्यूचर के बारे में सोचा, हाँ तो फैमिली ने रोका? हाँ, मैं कई बार पिटा भी हूँ। अपने पिताजी से एक्चुअली क्या था कि जब मैंने डांस स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली है वो बहुत मतलब बहुत पीछे के तरीके से सोचते आ रहे हैं, बट अभी जब मैंने करके दिखाया तो अब चीज़ें चेंज हुई हैं। मैं कई बार पिटा हूँ कि नहीं डांस नहीं करना है। और एक बार तो मैं अपने दोस्त के घर पे गया था बर्थडे में, और मैं डांस कर रहा था, मेरे पापा ने वहाँ से मेरे को मारते हुए लेके आए थे घर पे। वो दिन था और आज का दिन है जो मैं ये चीज़ करके पता है, बैठा इसको हूँ। इंसल्ट भी मानते हैं कि हाँ मतलब तुम एंटरटेन कर रहे हो एक पब्लिक को। हाँ। मतलब उनका ये मानना होता है कि भीड़ आई थी, लोग आए थे और वहां पे तुमको ये सब पता नहीं बोलना ठीक होगा हाँ या नहीं, हाँ मतलब ले दे के वो हाँ हाँ, वो आप चीज़ उस भीड़ को, इंसिडेंट, हाँ, हाँ वो जो इंसिडेंट हुआ। एंटरटेन करने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए उनको लगा होगा कि हाँ आपने सोसाइटी में उनकी नाक नीचे कर दी। नहीं, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अक्सर ऐसी अगर किसी के साथ चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो डेफिनेटली वो भगवान ने लिख दिया कि आपके जीवन में कुछ होना है। क्योंकि जिसके साथ इंसल्ट नहीं होगा, जिसके साथ स्ट्रगल बहुत कम होगा, मुझे नहीं लगता कि वो अचीव कर पाएगा। तो विवेक स्ट्रगल थोड़ा होना। स्ट्रगल बताइए, थोड़ा मतलब सबसे वाहियात वाला दिन बताइए, जिस दिन मतलब आपको मन किया हो एक कमरा मिले, कोने से जगह मिले और फूट फूट के रोले, वो दिन बताइए। वो सबसे खराब वाला दिन कौन था और क्यों था वो खराब? ऐसे तो मेरी लाइफ में मैम अगर बताने पे तो बहुत सारे टाइम रहे हैं। लिटरली बताऊं, क्योंकि मेरी जो फाइनलिस्टिक कंडीशन है और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही डाउनर है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि मैं सच में ये चीज़ अचीव करके बैठूंगा, सच बताऊं, मुझे ज़रा सा भी अपने आप पे, लेकिन भरोसा ऐसा था कि हाँ मैं ही करूंगा वरना कोई नहीं करेगा, ऐसा भरोसा था खुद पे। लेकिन ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना वो फाइनेंशियली इतनी मतलब वीक रही है स्टार्टिंग से, बट अभी धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो गई कि एक टाइम पे हमारे पास खाना होता था, दूसरे टाइम पे नहीं होता था, है ना। तो उसके बाद चीज़ें, जब मैं डांसिंग फील्ड में आया तो मेरी फैमिली भी ऐसे बोलने लगी कि ये वैसे ही घर में चीज़ें अच्छी नहीं हैं और तुम इस फील्ड में जा रहे हो, क्या होगा तुम्हारा। कई बार ऐसे ही मेरी माता जी, ऐसी कंडीशन आई है कि मेरी माता जी के आंखों से आंसू भी निकले हैं कि उन्होंने बोला है कि बेटा डांस छोड़ दे और इस चीज़ को ना कर, इससे आना जाना कुछ नहीं है। और उस टाइम पे मैं ऐसा फील करता था कि नहीं, एक दिन तो मैं ही करके दिखाऊंगा। और अगर रही बात स्ट्रगल की, तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरे अंदर से आया कि यार छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा आया कि मैं छोड़ देता हूँ यार, नहीं होगा क्या। लेकिन एक अंदर से कहते हैं ना, अगर भगवान ने आपके अंदर कुछ बना के भेजा है, लिख के भेजा, तो होना तय है। और आपके अंदर वो गट फीलिंग अपने आप आ जाती है, किसी को भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो गट फीलिंग जो थी मेरे अंदर आई गई अपने आप की, नहीं मैं ही करूँगा, अब तो करूँगा, जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। तो ऐसी चीज़ रही है स्ट्रगल में मेरी। विवेक, ये बताइए थोड़ा मुझे अपने फैमिली के बारे में बताइए। पिताजी क्या करते हैं, घर में कमाने वाले कौन है? ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ वो बता देती हूँ पहले। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब तो खेल को थोड़ा ज्यादा भाव मिलने लगा है, नहीं तो पहले खेल कूद को भी बहुत खराब माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि डांस गाना खेल कूद में पैसा नहीं है। पैसा तो तभी है जब बाबू कलेक्टर बनेंगे। तो विवेक की, आप क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि फैमिली उस तरीके से नहीं थी, प्रिविलेज नहीं थे आप, तो मुझे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कमाने वाले कितने लोग थे। और जब विवेक, आपके घर में आप इकलौते हैं या और भी भाई हैं? तो जब बड़ा भाई या छोटा भाई जब ये डिसीजन लेता है तो घर में जो दबाव बनता है उसके बारे में बताइए कि अब मतलब
अब तुम नाचोगे, मतलब उससे क्या होगा, उससे तो घर नहीं चलेगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, इस तरीके की चिंताएं होती हैं। वो भी एक तरीके से वाजिब भी है, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोसाइटी के हिसाब से वाजिब है। देश दुनिया में लोग इसमें भी खूब कमा रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मुझे विवेक बताइए थोड़ा फैमिली के बारे में। दरअसल जो मेरे पिताजी हैं वो हैं फर्नीचर के वर्कर हैं, जो उनका पर्सनली मतलब कोई फैक्ट्री भी नहीं है, ना ही किसी वहाँ पे जॉब करते हैं। वो अभी फ्रीलांस काम करते हैं, कहीं भी काम लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो घर पे रहते हैं। फिर उसके बाद जब मैं डांस स्टार्ट किया था तो फीस देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे मैम, जो अक्सर तो कहाँ से सीखा है आपने? मैं जो मेरे टीचर हैं और आज भी वो मेरे टीचर ही हैं और जीवन भर ही वो मेरे टीचर रहेंगे, उनका नाम है विवेक साहनी, जिनका डांस स्टूडियो है FCI गेट आपने देखा चंद्रा एकेडमी, उसके बगल में स्टूडियो। तो मैंने पहले मेरे टीचर वो मिले और उनके मैंने पैर पकड़े। उसके बाद फिर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ भी करना वहाँ भी नहीं करना है। उसके बाद मेरे एक दूसरे टीचर मिले जो मेरे को दिल्ली में मिले और आज भी वो मेरे टीचर और आज भी वो मेरे साथी हैं। दोनों टीचर जो मेरे बेस्ट टीचर हैं, जैसे कहते हैं ना कि भगवान आपको कई रूप में मिलते हैं, तो ऐसे टीचर मुझे 2 रूप में मिले, जिन्होंने मुझे एक बार जिन्होंने बताया कि डांस में सर्वाइव कैसे करना है, डांस क्या होता है, सपने कैसे देखने हैं, सपने को पूरा कैसे करना है। और एक टीचर जो मेरे दिल्ली में मिले, वो उन्होंने बताया कि हम उस डांस को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, वहाँ जाना तो हमें क्या करना होगा, उन्होंने भी वो चीज़ बताया। रही बात फैमिली की मेरी, तो फैमिली में जो मेरे पिताजी हैं वो ऐसे बहुत कम ही पैसे आते थे। तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, पैसे देने के लिए मेरे पास होते नहीं थे, तो मैंने सब्जियां बेची हैं। आप यकीन करो, सब्जियां मैंने बेची हैं। और तब मेरी दादी जी थी, तो उनके जो हमारे खेत में सब्जियां उगती थी, तब मैं सब्जियां लेके जाता था पूरे मोहल्ले। आज उसी मोहल्ले में और उसके बगल मोहल्ले में, आगे मोहल्ले में आज पूरा नाम है मेरा, और उसी सब मोहल्ले में मैं सब्जियां बेच करके मैं फ़ीस देता था। और फीस दे करके फिर मेरे सर को थोड़ा सा लगा कि ये फ़ीस कैसे लेकर के आ रहा है, तो उन्होंने 3 साल बाद मेरा फ़ीस माफ़ कर दिया। और फिर मैंने उसी दिन सोचा था, सर मैं आपको ऐसा गिफ्ट दूंगा कि शायद आप कहोगे कि हाँ मैंने किसी की फ़ीस माफ़ करी थी उस टाइम पे। और रही बात मेरे स्ट्रगल की चीज़ों की, तो मैम अगर आप छोटे हैं घर में सबसे या बड़े हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ मैम। तो ये लाइन तो जरूर कही गई होगी आपके घर में भी कि जब बड़ा ही नालायक निकल जाएगा तो बाकी के लोगों का क्या होगा। आपने क्या याद दिला दिया मैम, बताऊँ तो जब मैं डांस स्टार्ट किया था, इवन जो मेरे नाना जी हैं। आप पढ़ने में ठीक थे? नहीं मैम। बस तो और ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था कि मतलब एकदम नहीं, बट ऐसा 65 वाला एवरेज वाला इंसान हूँ मैं ऐसा पढ़ाई में। तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, जो मेरे नाना जी हैं आज भी वो हैं, तो वो मेरे मम्मी को और मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा ताने मारते थे कि तुम लड़के को। एक्चुअली जो मेरे नाना जी हैं वो गवर्नमेंट में हैं, रेलवे में, तो वहाँ से वो सोच रखते हैं और आज भी रखते हैं। नहीं, ये अपने सोसाइटी में आज भी गवर्नमेंट जॉब मतलब भगवान को पा लेना जैसी चीज। तो वो मेरे मम्मी पापा को ताने मारते थे कि कहाँ लड़के को भेज रहे हो, नचनिया बना रहे हो। जो हमारे यूपी में, बिहार में सबसे फेमस डायलॉग है कि आप नचनिया बनोगे, नचनिया बन के क्या हुआ। तो वो मेरे साथ बीती। तो मेरे मम्मी पापा को बोला जाता था किसे सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये नचनिया बनेगा, साड़ी पहनेगा, जो जो रही है सोच। तो मेरी मम्मी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुजरती थी। और जब मैं बैठा होता था, इवन जानबूझ के मेरे लिए बोला जाता था, और मैं जब बैठा होता तभी ये बात छिड़ती थी। और मेरे मामा जी कई बार ऐसे मेरे को टोके कि क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ऐसे करनी होता है, वैसे करना होता है। उस टाइम से ही मैम मैं अपने अंदर से कॉन्फिडेंट रहता था कि एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा, तुम भी कहोगे कि किसी ने मेरा भांजा है ये। और आज वो पल है कि उनके कमेंट आ रहे हैं कि मेरा भांजा, प्रिय भांजा विनर हुआ है, और मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ ये नहीं है कि एक हेट है, हेट नहीं है, बस ये है कि नहीं, किसी को अभी मत आको, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल लाइफ में जी रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ऐसा लेके बढ़ना चाह रहा है जो किसी ने पूरे खानदान में नहीं किया, तो उसे जज मत करो, क्योंकि वो जो खानदान ने नहीं किया ना, वो कर दिखाएगा। तो मेरा ये सोचना स्टार्टिंग से रहा है मैम। ठीक है, जब आप कहीं जाते होंगे, जैसे फैमिली फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता रहता है रिश्तेदारों में, तो ये सवाल पूछा गया है कि नहीं कि क्या करते हो, आप बोलेंगे डांस। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन और क्या करते हो? तो उसका जवाब विवेक कैसे देते हैं? मैं यही बोलता था कि वो जैसे आप क्वेश्चन किया किसी ने कि डांस कर रहे हो उससे क्या होगा, या फिर डांस कर रहे हो तो उसके आगे भी कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, ये तो सब पार्ट टाइम होता रहता है। मेरा सिंपल सा जवाब होता था, बस कुछ नहीं, आप रुको, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, और जिस दिन आप घर आओगे उस दिन आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ।
मैं उसी टाइम से यही वर्ड बोलता था। क्योंकि क्या था कि इनका सोचना उनकी जगह पे वो ठीक है, मेरा सोचना ये है कि वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी अपने किसी रिलेटिव के बच्चे को ऐसे नहीं देखना चाहेंगे कि वो कुछ ना तरक्की करे। मेरे नाना जी मामा जी सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर भगवान ने आपके अंदर कोई टैलेंट दी है, अगर आप उस चीज़ को समझ गया कि हाँ ये मेरे अंदर कैसे टैलेंट पता है। चला कि ये तुम्हारे अंदर टैलेंट है? क्योंकि आधी आबादी तो इसी चीज में परेशान है कि उसके अंदर वो एक क्या चीज है जो प्रकृति ने उसे दी है। मतलब मुझे लगता है कि लोग 40-50 तक पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके हाँ अंदर क्या है। हाँ, वो ये चीज़। कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, तो अब विवेक को कैसे पता चल गया कि उनके अंदर डांस का कीड़ा है? अब मैं बताता हूँ क्या हुआ इंसिडेंट। 2014 का नवरात्रि का टाइम था। मेरे मोहल्ले में कंपटीशन रखा हुआ था, डांस कंपटीशन। गांव में होता नहीं पहले जो होता था, और अब आज भी लोग करा रहे हैं, वो छोटा मूर्ति सा के पास कॉम्पिटिशन। बुगी हाँ बुगी हाँ जैसा हाँ रखा हाँ, जाता। छोटा सा। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक कंपटीशन हुआ था, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही, मेरे पापा के दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नाम ऐसे लिखवा दिया कि हाँ तेरा यहाँ पे गेट पे है, और जैसे FCI गेट पे वहाँ कंपटीशन है और तेरा नाम ऐसे लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये थोड़ा बहुत डांस करता है। तो जब उन्होंने लिखवाया मेरा नाम, मैं शौक, मैं कहा क्यों, कैसे, कब, मैं कंफ्यूज हो कितने गया। साल के थे? मैं था समथिंग 13 के साथ, 13-14 के आसपास था मैं। तो उन्होंने बोल दिया और तुझे जाना पड़ेगा, उन्होंने बोल दिया तुझे जाना पड़ेगा, वो ना नहीं जाएगा मेरा नाक कटेगी। अब ये था कि मेरे पिताजी के दोस्त हैं, तो मेरे चाचा ही हैं वो, तो इस बिहाफ पे मैं चला गया। और अब देखो भगवान की किस्मत, या फिर भगवान ने जो मेरे अंदर लिख दिया था, जो भर दिया था, वो पता नहीं कैसे हुआ। मैं वहां जाकर के सेकंड विनर हुआ, बिना कुछ सीखे, कुछ भी नहीं सीखा ना, मैं डांस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बस मैं ये था कि एक इमोशन है मेरा डांस से, और मैं कर रहा हूँ, म्यूजिक को समझ रहा हूँ, बस मैं नाच रहा हूँ, चाहे जैसे नाच रहा हूँ, टेढ़ा नाच रहा हूँ, सीधा, मुझे पता भी नहीं था। मतलब आप इंजॉय कर रहे थे? हाँ, और मैं जाकर के वहां जाकर सेकंड विनर हो रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा हिट हुआ कि ये चीज़ क्यों हुआ मेरे साथ। इतने लोग आए थे, इवन उस कंपटीशन में 40 से 50 लोग थे, और भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन मैं ही विनर क्यों हुआ, सेकंड ही आया, लेकिन क्यों आया मैं। तब मेरे को थोड़ा सा, मैंने फिर इग्नोर किया। मैंने कहा यार होता होगा, ऐसे लग बैठ जाए, क्योंकि 13 के एज में मैम कोई समझदार नहीं होता है, सब यही होता है गिल्ली डंडा वाले। यूपी हमारे तो ऐसा ही है, गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं हम, वो पैसे से गुच्चियाँ जिसे बोलते हैं वो खेल रहे हैं। तो मैं भी उस टाइम पे बहुत ही एड़ा था इस चीज़ में। तो फिर उसके बाद एक और कंपटीशन हुआ, जो हुआ लक्ष्मी पूजा में। उसके ठीक 1 महीने बाद लक्ष्मी पूजा आया, वो फिर मेरे मोहल्ले में रखा गया। तो फिर वहां पे बिना बताए किसी ने मेरा नाम डाल दिया, ठीक है। वो नाम डाला वहां पे उस कंपटीशन में, फिर मैं आया फर्स्ट विनर। मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है। फिर क्या हुआ इंसिडेंटली कि उसी जहाँ पे कंपटीशन हुआ था उसके बगल में ही एक चाचू, मैं उनको बहुत प्यार से चाचू बुलाता हूँ, वो बाल काटते हैं एक्चुअली, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया था जब मैं विनर हुआ, तो मैं उनके अगले दिन ही, मैं 1-2 दिन बाद मैंने बाल कटाने गया। उन्होंने बोला कि तू तो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तू डांस क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करता है, तू बहुत अच्छा डांस करेगा, तू ज्वाइन कर एक बार। तो अब देखिए भगवान ने कैसे लिखी थी कि वहां तक पहुंचना है मुझे, मैंने उनसे झूठ बोल दिया, ठीक है। अब देखिए एक झूठ की पावर मुझे यहाँ तक वर्ल्ड चैंपियन बना के लेके आई है। वहां पे मैंने झूठ बोला कि हाँ मैंने तो डांस एकेडमी ज्वाइन की है, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। और उन्हें बोला अच्छा सीख रहा है, बहुत अच्छी बात है, सीख ऐसे ही और आगे बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अब तो बिल्कुल और ज़्यादा अच्छे से सीखूंगा। अब उस दिन ही मैंने बहुत गुस्से में था, और डांस सीखने के लिए मैंने अपने घर पे बात करी। मेरे घर पे मना कर दिया गया कि डांस नहीं सीखना है। मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था डांस के लिए। मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया, स्कूल नहीं गया, एकदम रूम में पड़ा हूँ, कुछ भी नहीं किया। तो मेरे मम्मी पापा को थोड़ा लगा कि चलो करा ही देते हैं, इसी बहाने घूमेगा नहीं और जाके डांस वांस सीखेगा, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। और मैं बहुत पतला था उस टाइम पे, तब मैंने डांस स्टार्ट किया वहाँ से। अभी भी पतले ही हो। हाँ, बट एक तरीके से अब देखा जाए तो मैं, अगर बीच में मैं बहुत मोटा हो गया था, जब बात आई वर्ल्ड चैंपियन सिलेक्शन की, तो मैं अपना वेट लॉस किया, अपने आप को मेंटेन किया कि नहीं अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे करना चाहिए। तो अभी जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, तो मैं जिनकी वजह से मैं आज डांस में हूँ, उनको घर पे जाकर के मैंने लड्डू पहले भिजवाए कि चाचा अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक जरिया बन गए। अगर वो झूठ नहीं बोलता, मैं अगर वो पूछते नहीं, तो शायद मैं भी उसी मोहल्ले में कहीं घूम रहा होता, या फिर कहीं काम कर रहा होता, या फिर कुछ भी कर रहा होता मैं XYZ। तो उन्हीं की वजह से मैंने ये चीज़ अचीव कर पाया कहीं ना कहीं। तो उसको मैं गया लड्डू मैं दिया ये चाचू समझ को। पा रही हूँ कि शुरू के वो जो 1-2 अवार्ड थे ना, हाँ उसने आपको हाँ, अपलिफ्ट किया, ऊपर ऊपर उठाया, हाँ या आपको कहीं ना कहीं वो अवार्ड्स
वो विनर, वो जो गेम आप या वो जो डांस आप जीत रहे थे, उसने आपके अंदर ललक जगाई डांस की, ये हो सकता है। इसके बाद आपको लगा होगा कि डांस कोई ऐसी चीज है जिसमें इतने लोगों के सामने आपको सम्मान मिल सकता है। फिर उस टाइम पे मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था। अच्छा। उस टाइम पे भी ज्ञान नहीं था मुझे, बस ये था कि मैं जा रहा हूँ, डांस सीख रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, बस। मुझे एक्चुअल में डांस क्या होता है और सपने क्या देखना है मुझे तब पता चला, जब मैं अपने टीचर के पास सीखते सीखते मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अच्छा। तब उन्होंने पहली चीज़ मुझे दिखाई थी, ये वर्ल्ड ऑफ डांस। उन्होंने पहली जो वीडियो दिखाई थी कि बेटा ये वीडियो है, ये जो स्टेज है ना, ये अपने डांस इंडस्ट्री का सबसे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें, बोलते हैं ना वो वर्ड कि हम धन्य हो गए यूपी में, तो वही वाला वर्ड था उनका कि इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, ये जिस दिन कर लोगे तुम समझो वो चीज़ हासिल करके बैठ गए जो अभी लोग करना चाहेंगे। तो अब मेरे दिमाग में आए क्या चीज़ है ये वर्ल्ड ऑफ डांस है क्या। मैं रिसर्च करने लगा, हर एक चीज़ जानने लगा। फिर उसके बाद घुसते घुसते घुसते, और एक और चीज़ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। जब मैं डांस सीखने लगा तो 1 साल बाद एक हमारे मोहल्ले के ही हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगा वैसे तो, क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तू जिस टीचर के पास सीख रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। कितनी सोचिए एक स्टूडेंट के दिल पे क्या बीती होगी जिस टीचर को वो ऐसे भगवान की तरह पूछता है, उसके लिए अगर कोई ये वर्ड बोले कि जिसके पास तू सीख रहा है वो कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर हैं लोग, और वो तुझे कुछ भी नहीं सिखा पाएगा, तेरे को कहीं भी नहीं लेके जा पाएगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। अधिकतर डांसर्स जो टीचर हैं इसीलिए आज पीछे हैं कि उनको लोग बहुत कम समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था मेरे लिए कि जिस टीचर के पास तू सीख रहा है वो कुछ भी नहीं सिखा पाएगा तेरे को, उससे अच्छे लोग हैं उसके पास जा। तब मैंने वही दिमाग में वो उनकी बात रखी। मैंने कहा एक दिन ऐसा ट्रॉफी जीत के लाऊंगा कि शायद वो पूरे भारत में कोई और नहीं कर पाएगा, सबसे पहले मैं ही करूंगा, उसके बाद जो करेगा करेगा। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ डांस है ये इंडिया में पहली बार आया है? जी मैम, ये फर्स्ट। अच्छा। हिस्ट्री में अभी तक में ये सोलो में इंडिया में आया है, बट ग्रुप में आया है। पहले बंदे हैं देसी हॉपर्स जो 2015 में लेके आए थे, उसके बाद किंग्स यूनाइटेड हुए जो 2019 में लेके आए गए, और मैं पहला बंदा हूँ जो सोलो में जाकर के, वो दोनों क्रू गए थे ग्रुप के साथ जिसमें 20-25 लोग, 15 लोग, 10 लोग हैं, और मैं एज अ पहला बंदा हूँ। हाँ, और मैं पहला बंदा हूँ जो मैं सोलो जाकर के अकेले गया, अकेले झंडा लहराया, अकेले मैंने जीता, अकेले मेहनत करके अकेला ही वापस आया। तो मैं पहला बंदा हूँ, अभी तक के इतिहास में ये चीज़ नहीं हुई थी, तो मैंने पहला इतिहास रचा है अपने गोरखपुर से होकर के। पता है ये चीज़ें थोड़ी अजीब इसलिए लगती हैं क्योंकि अब जो जिस चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस पर खबरें होनी चाहिए थी, जिस पर बात होनी चाहिए थी, उस पर बात नहीं हुई, उस पर खबरें नहीं छपी। ये सिर्फ विवेक की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर मैं मानती हूँ उतनी संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर हम विवेक जैसी कहानियों को दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसको और गांव तक और घरों तक पहुंचाएंगे, तो सोचिए विवेक जैसे कितने और बच्चे हैं जो इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे मैम, मैं बताऊं तो हर एक स्पोर्ट्स में, हर एक फील्ड में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं ना मैम, मैं बता नहीं सकता। जब मैं देखता हूँ उनको ना, बस मैं कहता हूँ कहाँ जा रहा है हमारा भारत। सच बताऊँ, दिल से मेरे यही निकलता है, जिस दिन आर्टिस्ट को या फिर किसी सिंगर को, किसी तो क्यों नहीं मिलती है वैल्यू, यही बताओ विवेक। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ बहुत फेमस है, ऐसा भी नहीं है कि लोग रील मतलब डांस नहीं पसंद करते हैं। आप जाकर देखिए इंस्टाग्राम वगैरह पे डांस वाले रील पर व्यूज भर भर के आते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को डांस में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। तो फिर विवेक की चर्चा क्यों नहीं? अब मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। मैं वो रील वाला डांस नहीं करता हूँ, आप समझिएगा। दो चीज होती हैं, एक होता है मैं वो चीज कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कितना बचकाने जैसा बात करिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे डांस का डीवी नहीं आता है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं, अच्छी बात है कि आप ये सब क्वेश्चन कर रही हैं, क्योंकि क्या है ना कि लोगों को अभी जो डांस है और जो रील वाला डांस है, मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ये बताता हूँ। रील वाला डांस है, इन दोनों में फर्क अभी नहीं पता है। मैं वो चीज अभी क्लियर करता हूँ क्यों। क्योंकि जो रील वाला डांस है वो 4 स्टेप किया, आपको समझ में आया, आप समझिएगा। और वहीं एक प्रोफेशनल बंदा है जो म्यूजिक को, लिरिक्स को, अपने स्टाइल को और अपने पावर मूव को डेफिनेट एकदम क्लीन दिखा रहा है। लोग वहां समझने में थोड़ा सा कहते हैं ये क्या कर रहा है, आप समझ नहीं आता। जैसे करंट वाला डांस आप समझ गए होंगी, झटका लग गया, आप समझ गए। तो उस चीज को समझने के लिए लोग टाइम अपना ही नहीं गंवाना चाहते हैं। और अभी जो आजकल लॉलीपॉप हो गया, जो अदरवाइज हमारे यूपी में है, जो पूरे हरियाणा के गाने और गाने जो चल रहे हैं ना,
उस पे कोई सिंपल सा 4 स्टेप कच्चा बादाम करके चला जा रहा है, वो मिलियन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको एक्चुअली में डांस और रील वाला डांस फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। जिस दिन ये फ़र्क समझ में आ गया कि असली टैलेंट क्या है और रील में डांस क्या है, वो उस दिन शायद मुझे लगता है कि जो असली वैल्यू है एक आर्टिस्ट की, जो स्ट्रगलर की है, वो उन्हें मिलेगी। हालांकि मैं रील वाले को गलत नहीं कह रहा टाइम हूँ। लगता है ये सीखने में? मैं देखिए, मैं भी कह रही हूँ कि हाँ। किसी भी काम को छोटा या बड़ा कभी नहीं आंकना चाहिए। सबका अपना पेशा है, अपना तरीका है, अपना पैटर्न है, और सबको उतना सम्मान मिलना चाहिए। तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन मैं विवेक से समझना चाह रही हूँ कि विवेक, ये बताइए कितना समय लगता है एक परफेक्ट डांस का सीखने में? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर फोकस्ड बंदा है, कोई करने वाला तरीके से कि हाँ मुझे करना ही है, तो मिनिमम टू मिनिमम 5 इयर्स, 5 साल लग जाते हैं। मिनिमम टू मिनिमम 5 इयर्स। कुछ ऐसा विवेक को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय 10 साल में। 10 साल? 10 साल, क्योंकि मेरी जर्नी नहीं है ना वो, मतलब मैं सच बताऊं, मैं अपनी जर्नी को ऐसे देखता हूँ कि ये मेरे ऊपर मूवी बनाई गई है और शायद फ्यूचर में मैं करके दिखाऊंगा। मेरे ऊपर सच में ऐसा लगता है कि मूवी बनाई गई, क्योंकि जब मैंने डांस स्टार्ट किया था ना 2018 में, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे मेरे फैमिली में कि अगर वहां से अगर मैं सोचूं ना बाहर जाने का, मेरे अलावा कोई और बंदा होता ना, मैं नहीं कर पाता। 110%। 10 साल लंबा समय भी होता है। बहुत समय होता है मैम। 10 साल किसी प्रोफेशन में देना बहुत बड़ी बात होती है। 10 और साल वो भी वो प्रोफेशन जिसको सोसाइटी ऐसा मानती है कि कोई काम का सपोर्ट ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है एक तरीके से। तो जब मैं 2019 में ना, सबसे पहले उस कंडीशन में मैंने अपना घर छोड़ा, जब मेरी कंडीशन पे कि मतलब मेरा पूरा परिवार बिखर गया था, बिखर गया था मैम। मतलब मैं बस वो बात नहीं बता पाऊंगा, कभी बैठेंगे तो शायद शेयर कर दूं। मेरा पूरा परिवार बिखरा हुआ है, मैं अलग बिखरा हुआ हूँ, मेरे पापा दादी सब अलग बिखरे हुए हैं। मतलब ऐसा था कि हम घर में रह के भी ऐसा था कि हम घर में नहीं है, घर जैसे शमशान होता है ना, मैंने वो अपने घर की स्थिति देखी है। बात फाइनेंशियल की नहीं है, कुछ कंडीशंस होते हैं फैमिली जो हम नहीं देखना चाहते, बट लिखा होता है वो हम देखते हैं, वो मैं देख के निकला। और उस टाइम पे मेरी या कोई और होता तो वो कहता कि नहीं, पहले फैमिली सपोर्ट करो। मैं इतना गट्सी बंदा, मैं उस टाइम पे अपनी फैमिली छोड़ करके मैं बोला मैं जाऊंगा कानपुर। तो उसको सेल्फिश भी कह सकते हैं भाई, मतलब हाँ, जब आपको फैमिली, हाँ, जब फैमिली आपको ढूंढ रही थी, हाँ, फैमिली की जरूरत थी आपको, हाँ, तब आप छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने गए, और हाँ, आप इसको गर्व से बता रहे हैं। हाँ। अब भी क्यों? हाँ। क्योंकि मेरा विजन ये था कि अभी अगर मैं नहीं निकलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के साथ और गलत हो जाएगा। 6 महीने में झेल सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा जीवन नहीं झेल सकता, आप समझिएगा। अगर मैं उस 6 महीने अगर झेलने के पीछे होता, मैं क्या करता, जॉब करता, कुछ ना कुछ करता। वही जॉब मैं कानपुर में रह के किया। फैमिली को पैसे की थोड़ी ज़रूरत थी, मैंने पैसे कानपुर में रह के भेजा, लेकिन मैंने अपना डांस नहीं छोड़ा। मैं कानपुर गया, स्ट्रगल किया वहाँ पे 3 महीने। मैं बता तो रहा हूँ, मैं पेपर बिछा के ऐसे बिल्डिंग में सोया हूँ जिसका कोई पता ही नहीं वो बिल्डिंग किसकी है, कहाँ पे, पेपर बिछा के सोया हूँ कानपुर में 2019-18 में, उस टाइम पे। फिर मैं जब वापस आया घर पे तो चीज़ें थोड़ी सुधरी, क्योंकि वहाँ मैं कमाया, पैसे थोड़े बहुत घर पे भेजा और चीज़ें थोड़ी फाउंडेशन जो थी वो और अच्छी हुई। क्योंकि जब मैं आया तो चीज़ें जो बिगड़ गई थी उसको मैंने फिर समेटा। अगर मैं नहीं छोड़ता तो शायद कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बिगड़ जाती मेरी फैमिली कंडीशन। तो फिर उसके बाद फिर जब मेरी दीदी की शादी हुई, मैंने एक डिसीज़न और लिया कि अब कानपुर हो गया, अब हमें जाना चाहिए दिल्ली। हमें शायद हमारी जगह दिल्ली में है। तो फिर मैंने दिल्ली में कंपटीशन हुआ था, जो मैं गोरखपुर रिप्रेजेंट करने गया था दिल्ली में, कि मैं गोरखपुर का हूँ, और इकलौता मैं उस टाइम पे भी इकलौता ही था जो मैं गोरखपुर को रिप्रेजेंट करता था दिल्ली में। तो वहाँ पे मैं 3rd आया था, ठीक है, उस कंपटीशन में, दिल्ली वाले कंपटीशन में। वहाँ से फिर मैंने दिमाग में लाया शादी के बाद दीदी के, फिर मैं निकला दिल्ली। उसके बाद वहाँ जो मेरे टीचर दूसरे मिले, वहाँ पे भी मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। ना घर, ना खाना, ना पीना, ना सोना, कुछ भी नहीं पता था। मैं ऐसे उठा और निकल गया। जेब में पैसे नहीं थे, और वो पहले बंदे हैं जिन्होंने मेरे को 4000 रुपये दिए थे, वो हमारे सैम भाई हैं। उन्होंने, जो हमारे सामने बैठे हो, वो हमारे सैम भाई हैं। उन्होंने मेरे को 4000 रुपये दिया था कि तू जा दिल्ली। उनकी वो 4000 दिए से मैं वहाँ पे जाके 3 महीने 2 महीने जैसे मेरे सर्वाइव हो पाया मैंने किया। फिर उसका जो मेरे टीचर मिले, उन्होंने मेरे अपने घर पे 3 महीने मेरे को सुलाया, खिलाया, पिलाया, एक छोटे भाई की तरह प्यार किया। और उनका आज नाम जो है मैंने टैटू कराया हुआ है। ये मेरे टीचर हैं, दिशांत अग्रवाल, जो दिल्ली के हैं। तो वहाँ का जो स्ट्रगल था, जो मतलब ऐसा समझो कि समोसे के साथ दिल्ली में ना सब्जी मिलती है, बहुत लोग जानते होंगे, समोसे के साथ सब्जी मिलती है। तो मैं, जब भैया आते थे, मैं भैया बोलता हूँ अपने टीचर को, तो भैया जब आते थे, हम लोग खाना खाने बैठते थे, मैं वेट करता था कि भैया कब खाना ख़त्म करेंगे, फिर मैं उनके साथ जो भी खाना होगा मैं खाना खा के, उस सब्जी से मैं खाना खा के अपना फिर एक टाइम पे खाना खाता था और
8-8 घंटे प्रैक्टिस करता था। ऐसा स्ट्रगल कर रहा मेरे घर वहाँ दिल्ली में। और सोने के लिए मुझे पता ही नहीं है आज मैं भैया घर पे सोऊंगा या फिर मैं एकेडमी में सोऊंगा या फिर मैं किसी और के घर पे सोऊंगा या फिर मैं शायद ऐसे ही किसी गली में सोऊं। ऐसी ऐसी कंडीशन रही है मेरी लाइफ में। बट धीरे 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 मैंने सर्वाइव करते 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 2023 में नहीं 2022 से मैं थोड़ा सा अपने आप को इस्टेब्लिश किया और जॉब लगना स्टार्ट हुआ, डांसिंग फील्ड में स्टार्ट हुआ। फिर मैं एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी बना, म्यूज़िक वीडियो भी मैं कोरियोग्राफ करता हूँ। उसके बाद जब धीरे धीरे हुआ तब जाके मैं अपने आप को थोड़ा ठीक किया, अपनी फैमिली को भी ठीक किया और आज मेरा घर भी काफ़ी अच्छा हुआ है इतनी मेहनत के बाद। और जब चीज़ें बिगड़ गई थी तो माता पिता तो आपको पता ही है क्या करते हैं, और जब सुधरी तो अब वही माता पिता अब मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, कहते हैं अब तुझे जो करना है तू कर, मुझे पूरा भरोसा तू करके दिखा देगा। ये विवेक है, इनकी कहानी मुझे पता है कि हमने इस बातचीत में पूरी नहीं निकाल पाई है और निकालना संभव भी नहीं है। किसी का 10 साल का संघर्ष आप 10 मिनट आधे घंटे में नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, विवेक की कहानी से आप एक चीज जरूर सीख सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको अपने सपने से प्यार है, अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। मतलब ये भी बहुत प्रिविलेज घर से नहीं आते हैं, इनके खानदान में बहुत लखपति करोड़पति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कर रहे हैं, ये जो इनका सपना है, ये समय भी मांगता है, पैसा भी मांगता है, बहुत सारी चीजें मांगता है। इसके अलावा जो और मांगता है वो होता है धैर्य, जो विवेक के पास बहुत है। और मुझे लगता है कि विवेक ही बताएंगे आपको कि यहाँ पे जो ये छोटे छोटे स्क्रीन पर आपको जो लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें भी बहुत कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है, लेकिन देखो यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है। अब वो लड़की है तो वो ये बोलेगी मेरे पिताजी मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उनको विवेक क्या मैसेज देंगे? अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट आज वर्ल्ड चैंपियन जाने के लिए मैंने खुद का पैसा 6 लाख रुपए लगाया है। आप सोचो मैम, एक जिसके पास शायद खाने को भी पैसा नहीं था, चीज़ें नहीं थी, और वो बंदा 6 लाख रुपए लगा के वर्ल्ड चैंपियन जा रहा है और जीत के आ रहा है। तो पैसे की अगर रही बात तो वो कुछ टाइम तक आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ और अपना पूरा 100% उसको आप देते हैं तो 100% वो वापस आती है। पैसे के तरीके से, ट्रॉफी के तरीके से और फेम के तरीके से, वो सब कुछ लौट के वापस आपके पास आती है दोबारा। ठीक है, तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, पैसे नहीं है, या फिर मैं टैलेंटेड हूँ बट बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो उस दिन बस अपने अंदर यही बोलो कि एक दिन मेरा वक्त आएगा और मैं ज़रूर इस दिन के लिए मैं अपनी वो हर एक सेकंड में लगा दूंगा कि उस वक्त को लाने के लिए। तो आप जहाँ पे हो वहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप वहीं सीखो, नहीं सीख पा रहे हो, अब तो सोशल मीडिया है मैम। जब मैं स्टार्ट किया था यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए मुझे डाटा नहीं मिलता था। मैं अपने मोहल्ले के एक बंदा था जिसका उस टाइम पे 3G नेट था, मैं उसकी वाईफाई कनेक्ट करके मैं वीडियो डाउनलोड करके आता था घर पे ताकि मैं वीडियो देख सकूं। ऐसा कंडीशन रहा है। तो अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गया है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं कि बॉलीवुड कैसे करना है, पॉपिंग कैसे करना है, एनिमेशन कैसे करना है। अब बहुत ईजी वे है, बस करने वाला बंदा होना चाहिए, 100% वो कर दिखाएगा। वो एक कमरे में बैठ करके भी कर देगा। बट जो मेरा टाइम था वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेबल नहीं था कि मैं चीज़ों को ऑनलाइन देख के सीख सकूं, बहुत ही कम था, रेयर था वो। बट इसीलिए मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ी, खुद ही करना पड़ा। लेकिन अभी चीज़ें हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और रही बात आप लोगों की बहाने की, तो बस कुछ टाइम बहाना अपना छोड़ो, 100% आपके पास वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो मैंने करके दिखाया। तो भैया कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बताइए कि विवेक की कहानी आपको कितनी प्रेरणादायक लगी है, उससे आपने क्या सीखा है, और क्या आप सच में सोच रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ पाना है। अगर आप ये सोच ही रहे हैं तो सोचना छोड़िए, करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते रह जाएंगे तो आज भी निकल जाएगा और कल भी निकल जाएगा। तो विवेक, आप यहाँ तक आए, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैंने आपका वो स्ट्रगल, वो संघर्ष, वो सारी चीजें इस छोटे से प्रयास से दिखा पाई या नहीं, लेकिन मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि विवेक वो लड़का है जिसने परिस्थितियों को ये कहा कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझे रोक सकते हो। इसीलिए विवेक आज यहाँ खड़े हैं। और अगर आप विवेक की जगह खड़े होना चाहते हैं, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। बस इनके जैसा जिगरा होना चाहिए आपके पास भी।